मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पार्ट 5, पांचवें भाग में आपका पुनः स्वागत है। गत व्याख्यान में हमने मकान संपत्ति की आयकर लगाने के उद्देश्य से जो 6 भागों का विभाजन किया था, उनमें से 3 भागों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं चौथे भाग के बारे में, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। ऐसी मकान संपत्ति जो अंशतः स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई और अंशतः किराए पर दी गई। Where a house or part of the house which is self-occupied is let out during any part of the previous year, such property is termed as partly self-occupied and partly let out. जब कोई मकान या उसका कोई भाग जो स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रहा है उसको किराए पर दिया जाता है गत वर्ष में, तो उसे इस श्रेणी में लिया जाएगा, यानी अंशतः स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त और अंशतः किराए पर दी गई मकान संपत्ति। फर्दर सच डिवीज़न में बी मेड इन द फॉलोइंग वेज। हम आगे इन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एरिया वाइज डिवीज़न, क्षेत्रवार विभाजन, टाइम वाइज डिवीज़न, समयानुसार विभाजन। एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीज़न, क्षेत्रवार और समयानुसार विभाजन। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया वाइज डिवीज़न यानी क्षेत्रवार विभाजन के बारे में। इन दिस केस ए हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more independent units and 1 or more of which are self-occupied and remaining units are let out. इस परिस्थिति में एक मकान संपत्ति में 2 या उससे अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ होती है और उनमें से एक या अधिक स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में ली जाती है और शेष किराए पर दे दी जाती है। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में, नंबर 1, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट यूनिट्स। स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त भाग और किराए पर दिया गया भाग, इनको 2 अलग अलग इकाइयाँ माना जाएगा। उदाहरण के लिए यूनिट ए एंड यूनिट बी। नंबर 2, कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट शैल बी प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। नगरपालिका कर, उचित किराया, मानक किराया, नगरपालिका मूल्य और ब्याज, इन सब को जो दोनों भागों के लिए समान है, उन्हें आनुपातिक रूप से विभाजित कर दिया जाएगा। इनकम ऑफ बोथ यूनिट्स शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। जो स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रहा भाग है और किराए पर दिया गया भाग है, उन दोनों की आय को अलग अलग ज्ञात किया जाएगा। नंबर 2, टाइम वाइज डिवीज़न, समयानुसार विभाजन। इट मीन्स, इसका अर्थ है, द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। जो मकान संपत्ति स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई जा रही है, उसको गत वर्ष के एक भाग के लिए स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लिया गया और शेष भाग के लिए उसको किराए पर दे दिया गया। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक मकान संपत्ति है, वह अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 माह के लिए स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आई और फिर उसे शेष 8 महीनों के लिए किराए पर दे दिया गया, तो वह समयानुसार विभाजन श्रेणी में
ली जाएगी। इन दिस केस, इस परिस्थिति में एसएससी विल नॉट गेट डिडक्शन फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एंड income will be computed as if the property is let out throughout the year। इस परिस्थिति में करदाता को स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान संपत्ति से संबंधित कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और आय की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे यह मकान संपत्ति संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दी गई हो। इन दिस रिगार्ड, it is to be noted that reasonable expected rent shall be taken for the full year, but the actual rent receivable shall be taken only for the let out period। हम जानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें RER और ARR की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तो उस मकान का पूरे वर्ष का लिया जाएगा, परंतु वास्तव में प्राप्त किराया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल RER वह केवल उस समय का लिया जाएगा जब मकान को वास्तव में किराए पर दिया गया था। फिर इन दोनों को कंपेयर करके दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसे GAV मानकर आय की गणना की जाएगी। एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीज़न, क्षेत्रवार और समयानुसार दोनों का विभाजन। इट मीन्स, इसका अर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी सिचुएशंस, उपरोक्त बताई गई दोनों परिस्थितियों का संयोजन। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। हमें इस परिस्थिति को समझने के लिए एक उदाहरण लेने की आवश्यकता है। मिस्टर ए हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी इन कोयम्बटूर। मिस्टर ए के पास कोयम्बटूर में एक मकान संपत्ति है। द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ 2 इक्वल डायमेंशन रेजिडेंशियल यूनिट्स। उस मकान संपत्ति में 2 समान क्षेत्र के रहवासीय इकाइयाँ हैं। यूनिट 1 इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। जो प्रथम इकाई है वह पूरे वर्ष स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई। एंड यूनिट 2 इज़ लेट आउट फॉर 9 मंथ्स फॉर ₹15,000 पर मंथ। जबकि यूनिट 2 को 9 माह के लिए 15,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर दे दिया गया। एंड फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स, और बचे हुए 3 महीनों के लिए इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब वह खाली रहा तो उस दौरान भी उसे स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाया गया। दिस इज़ एरिया एज वेल एज टाइम डिवीज़न ऑफ सेम प्रॉपर्टी। यह एक ही संपत्ति का क्षेत्रवार और समयानुसार विभाजन कहलाता है। इन दिस केस, provisions of both the above situations will be applicable simultaneously। इस परिस्थिति में उपरोक्त दोनों परिस्थितियों के नियमों को, प्रावधानों को एक साथ लागू किया जाएगा। नोट: if there is a property with multiple units at same place and all are used by the SSE for self residence, then entire property shall be treated as one unit for income tax purposes। आयकर अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से यदि एक ही स्थान पर बहुत सारी इकाइयों का निर्माण किया गया हो, परंतु वे सभी निर्माण की गई इकाइयाँ स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रही है, तब ध्यान रखें उसे एक मकान संपत्ति माना जाएगा, न कि एक से अधिक मकान संपत्तियाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ही भूमि पर मिस्टर ए ने 5 मंजिला इमारत का निर्माण किया और वो 5 मंजिला इमारत 5 फ्लैट्स है और वो पाँचों फ्लैट्स ए और उसके परिवार द्वारा स्वयं के निवास हेतु प्रयोग ली जा रही है। तो इस परिस्थिति में उन पाँचों को 5 इकाइयाँ नहीं मानी जाएगी और ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक फ्लैट को मकान संपत्ति स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रही है, दूसरी मकान संपत्ति स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रही है और बाकी 3 को मानी गई
किराए पर दी गई संपत्ति मानकर आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू करेंगे। ऐसा नहीं किया जाएगा। उन पाँचों की पाँचों यूनिट को एक ही मकान संपत्ति माना जाएगा और वह एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होने के कारण उसका जीएवी शून्य माना जाएगा। अनिवार्यतः ये सभी इकाइयाँ एक ही स्थान पर स्थित होनी चाहिए। Now the fifth situation in the Income Tax Act, deemed to be let out house property, किराए पर दी गई मान ली गई संपत्ति, यानी जो वास्तव में तो किराए पर नहीं दी गई है परंतु आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे किराए पर दी हुई मानी जाएगी। Where the assessee occupies more than 2 house properties as self-occupied or has more than 2 unoccupied properties, यदि किसी करदाता के पास 2 से अधिक मकान संपत्तियां स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त में ली जा रही है या 2 से अधिक मकान संपत्तियां अप्रयुक्त मकान संपत्तियां हैं, देन फॉर एनी 2 ऑफ देम, उनमें से किन्हीं 2 को बेनिफिट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 कैन बी क्लेम्ड। किन्हीं 2 के लिए धारा 23 उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार फ़ायदा लिया जा सकता है, यानी 2 मकान संपत्तियों को स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त की जा रही मकान संपत्ति माना जा सकता है एट द चॉइस ऑफ द एसएससी, पूर्णतः करदाता की इच्छा पर। एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। जो शेष रही मकान संपत्ति या संपत्तियां हैं वे सभी किराए पर दी गई मानी जाएगी, किराए पर दी हुई मानी गई संपत्ति मानी जाएगी। इन दिस सिचुएशन एक्सेप्ट फॉर एसओपी, इस परिस्थिति में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान संपत्ति को छोड़कर शेष मकान संपत्तियों के लिए नंबर 1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सिंस एसएससी डज नॉट लेट आउट सच प्रॉपर्टी, क्योंकि वह मकान संपत्ति करदाता द्वारा किराए पर नहीं दी गई है, एंड डू नॉट रिसीव रेंट, और वह किराया प्राप्त नहीं करता है, देयरफॉर जीए विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम स्टेप 1 ओनली, यानी पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कस किए गए जो स्टेप्स हैं जीएवी ज्ञात करने के लिए उनमें केवल स्टेप 1 का ही प्रयोग किया जाएगा और स्टेप 2, 3 एंड 4 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएवी आर इररिलेवेंट। जो स्टेप 2, 3 और 4 है वह जीएवी कैलकुलेट करने के उद्देश्य के लिए व्यर्थ हो जाएंगे। दैट इज़ जीएवी ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मानी गई किराए पर दी गई संपत्ति को का जीएवी विल बी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आरईआर को ही जीएवी मान लिया जाएगा। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक करदाता के पास में 4 मकान संपत्तियां हैं, चारों वह स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लेता है। उनमें से करदाता की इच्छा पर कोई भी 2 मकान संपत्तियां उसके स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में ली गई मान ली जाएगी और उन्हें धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत फ़ायदा देते हुए उनके वार्षिक मूल्य को शून्य ले लिया जाएगा। परंतु 2 से अधिक मकान संपत्तियां जो शेष 2 रहेगी उन्हें किराए पर दी हुई मानी जाएगी और उनका सकल वार्षिक मूल्य आरईआर के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों मकान संपत्तियों से वास्तव में प्राप्त किराया शून्य है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। ऐसी कोई भी मकान संपत्ति जो किराए पर दी जाती है, साधारणतया किराए पर दी जाती रही है, साधारणतया स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त में नहीं आती, और ऐसी मकान संपत्ति यदि पूरे वर्ष के लिए खाली रहती है, किराए पर देना चाहता है करदाता परंतु किराएदार मिल नहीं रहा है, तो वह वैकेंसी पीरियड माना जाएगा, न कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। और ऐसी संपत्ति को कभी भी डीम्ड टू बी लेट आउट की कैटेगरी में, यानी किराए पर दी गई मानी गई संपत्ति की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। जब मकान संपत्ति स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में ली जा रही है,
या स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लेने के लिए उसे अप्रयुक्त रखा जा रहा है, तभी उसे इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाना है, अन्यथा नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस, नगरपालिका कर and deduction under section 24A and 24B shall be available as in the case of let out house property। जब किसी मकान संपत्ति को किराए पर दी गई मान लिया जाएगा, तब उस पर नगरपालिका कर, धारा 24A और धारा 24B के कटौतियाँ बिल्कुल उसी तरह से दी जाएगी जैसे कोई मकान संपत्ति किराए पर दी गई हो। अब हम सिक्स्थ सिचुएशन की बात करते हैं, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स रेंट। बकाया किराया और न वसूल हुए किराए की वसूली, धारा 25A के अनुसार। एप्लीकेबिलिटी, लागू होना। द एसएससी हैज़ रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट फ्रॉम ए टेनेंट, और करदाता ने कोई बकाया किराया प्राप्त किया हो, या अनरियलाइज्ड रेंट इज़ रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम ए टेनेंट, न वसूल हुआ किराया बाद में किराएदार से वसूल हो गया हो। इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक करदाता द्वारा किसी किराएदार को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष के लिए मकान संपत्ति किराए पर दी गई। 1 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात करदाता ने किराएदार को मकान खाली करने के लिए कहा, परंतु किराएदार ने यह कहा कि वह अभी मकान खाली नहीं कर सकता, आप चाहें तो किराया बढ़ा दें। मकान मालिक और किराएदार के बीच में कितना किराया बढ़ाया जाए, उस पर समझौता नहीं हो सका। कुछ समय तक विवाद चला और यह विवाद चलते हुए 1 वर्ष और बीत गया। तीसरे वर्ष में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और 5,000 रुपये प्रति माह किराए की बढ़ोतरी पर सहमति हो जाती है। तीसरे वर्ष में 15,000 रुपये प्रति माह से 12 माह के लिए 1,80,000 तो किराया प्राप्त होता ही है, परंतु उससे पिछले वर्ष का 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह का 60,000 रुपया भी बकाये किराए के रूप में इस वर्ष वसूल होता है, तीसरे वर्ष में वसूल होता है। इस प्रकार प्रथम वर्ष में किराएदार से 1,20,000 रुपया किराए के रूप में प्राप्त हुआ। द्वितीय वर्ष में भी क्योंकि विवाद चल रहा था, किराए की बढ़ोतरी की नहीं जा सकी थी, अतः वहाँ पर भी 1,20,000 रुपये ही किराया प्राप्त हुआ, परंतु तीसरे वर्ष का 1,80,000 रुपये और द्वितीय वर्ष का बढ़ोतरी 60,000 रुपये, कुल 2,40,000 रुपये का किराया प्राप्त हुआ। तो यह 60,000 रुपये जो अतिरिक्त किराया प्राप्त हुआ है द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष में इसे बकाया किराए की वसूली कहेंगे। यह किराया अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, न वसूल हुआ किराया नहीं है, क्योंकि किराया तय नहीं हुआ था, बाद में उसका एरियर बकाया प्राप्त हुआ है। और अनरियलाइज्ड रेंट का अर्थ होता है न वसूल हुआ। मान लीजिए एक मकान मालिक ने किराएदार को 10,000 रुपये प्रति माह पर मकान किराए पर दिया। किराएदार ने 8 माह का किराया दिया, उसके बाद किराया देना बंद कर दिया। ऐसा करते करते 4 माह व्यतीत हो गए, उसने किराया नहीं दिया और फिर मकान खाली करके चला गया। 40,000 रुपये का किराया वसूल नहीं हो पाया, परंतु 2 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात अचानक से वह किराएदार आता है, माफ़ी मांगता है और मकान मालिक से कहता है उस समय उसकी परिस्थितियां ख़राब हो गई, इसलिए वह किराया नहीं चुका सका और वह बाद में उसको भुगतान कर देता है
तो इसे पूर्व में न वसूल हुआ किराए की वसूली कहा जाएगा। यह इस प्रकार भी हो सकता है कि 4 माह का किराया प्राप्त नहीं होने पर मकान मालिक ने उस मकान को खाली करवा दिया और उस पर किराया वसूल करने के लिए मुकदमा किया। 4 वर्ष पश्चात मुकदमे का निर्णय हुआ और किराएदार से न्यायालय के आदेशानुसार किराया वसूल कर लिया गया, तो इसे भी अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी वसूली कहा जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट। आयकर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कर के लिए इसका क्या उपचार किया जाएगा। कर लगाने के उद्देश्य से द अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल अंडर द एड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस प्रकार से वसूल हुआ किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस वर्ष यह प्राप्त होता है। आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ सच अमाउंट। इसमें से 30% की दर से मानक किराए की कटौती दे दी जाएगी। हम इसको एक गणितीय सूत्र के रूप में समझ सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में भी समझ सकते हैं। टैक्सेबल अमाउंट शैल बी इक्वल टू 70% मल्टीप्लाइड बाई रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट। न वसूल हुआ किराया या बकाया किराए की जो वसूली हुई है उसके 70% के बराबर कर योग्य राशि मानी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। नंबर 1, नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% ऑफ सच रिसिप्ट। इवन लीगल एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी अन्य कटौती 30% की मानक कटौती को छोड़कर नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि बकाया किराया या न वसूल हुए किराए को वसूल करने के लिए यदि कोई कानूनी व्यय किए गए हैं, मुकदमा करने के लिए किसी वकील आदि को फीस दी गई है, तो उसे भी घटाने का प्रावधान नहीं है। द इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। यह आय रोकड़ आधार पर कर योग्य है, यानी जिस वर्ष प्राप्त होगी उसी वर्ष इस पर कर लगाया जाएगा। सच रिसिप्ट shall be chargeable as income from house property although the assessee is not the owner of such property in the year of receipt। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जिस वर्ष यह बकाया किराया या न वसूल हुआ किराया वसूल हो तब तक उस मकान का मालिक मकान को बेच दे और वसूल होने वाले वर्ष में वह मकान का मालिक नहीं रहे, तो भी क्योंकि यह जिस अवधि का किराया वसूल हुआ है उस अवधि में वह मकान का मालिक था, अतः प्राप्ति होने पर यह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, न कि किसी अन्य शीर्षक में। धन्यवाद।